नेक्स्ट ओवरहेड लाइन के कंपोनेंट्स में आपका जो एक क्लैम्प था, हम लोग क्लैम्प के बारे में पढ़ रहे थे। क्लैम्प के बाद आता है लाइन इंसुलेटर, ठीक है। तो क्लैम्प पे शायद कंप्लीट नहीं हो पाया था क्लैम्प वाला एरिया, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। क्लैम्प जो बता रहे थे हम आप लोग को कि ई टाइप का, एफ टाइप का क्लैम्प होता है, आई टाइप का होता है, डी टाइप का क्लैम्प होता है। वो अलग अलग जगह पे यूज़ करने के लिए अलग टाइप के, जो अलग अलग टाइप के क्लैम्प होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम जो क्लैम्प पढ़ रहे थे, ये एफ और ई क्लैम्प यानी कि फॉर पिन इंसुलेटर के लिए, ठीक है। एफ तथा ई क्लैम्प किसके लिए? फॉर पिन इंसुलेटर के लिए। और डी तथा आई क्लैम्प फॉर शैकल इंसुलेटर के लिए, ठीक है ना। ये पिन इंसुलेटर का क्या है? प्रकार है। अन्य क्लैम्प के नाम अनुसार उसका यूज़ करते हैं क्लैम्प का हम। आकार के अनुसार सामान्यतः एमएस फ्लैट या चैनल की संरचना के होते हैं, और चालकों के लिए जो क्लैम्प होता है वो सीआई संरचना के होते हैं, ठीक है। बेसिकली कंडक्टर के लिए जो क्लैम्प हम यूज़ करते हैं वो सीआई कंस्ट्रक्शन के होते हैं। जो हमारे पास देखिए यहाँ पे ये एफ क्लैम्प है, ये ई क्लैम्प है, ठीक। एफ क्लैम्प, ई क्लैम्प, और ये आपका यहाँ पे क्रॉस आर्म क्लैम्प, ठीक है। जहाँ पे क्रॉस आर्म को जब हम कनेक्ट करते हैं वहाँ पे क्लैम्प का यूज़ करते हैं। खतरा प्लेट या जो डेंजर प्लेट होता है उसको लगाने के लिए भी क्लैम्प का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अर्थवार क्लैम्प है। तो कई सारे क्लैम्प दिए हैं, तो जो बेसिक मेन क्लैम्प हैं आप लोग के, ये हम दिखाने की कोशिश किए हैं इसमें। और भी बहुत सारे क्लैम्प हैं, आप लोग बुक से देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो जो ये क्लैम्प्स होते हैं, आप पता है किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। क्लैम्प का जो यूज़ होता है वो क्रॉस आर्म पर इंसुलेटर, पोल पर इंसुलेटर, ब्रेसिंग, अर्थ वायर, टेक वायर, डेंजर प्लेट आदि को स्थापित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उनको अगर कनेक्ट करना होता है तो क्लैम्प के साथ क्या करते हैं, हम इन सबको कनेक्ट करते हैं, ठीक। तो ये हमारे ओवरहेड लाइन के कंपोनेंट में से एक था क्लैम्प। नेक्स्ट हम अगर कंपोनेंट की बात करें तो हमारा मेन कंपोनेंट आ जाता है लाइन इंसुलेटर, ठीक है। क्लैम्प के बाद हम पढ़ेंगे लाइन इंसुलेटर के बारे में, ठीक है। ये भी ओवरहेड लाइन के कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। तो जो हमारा लाइन इंसुलेटर होता है, जो हम इंसुलेटर यूज़ करते हैं ओवरहेड लाइनों में, ट्रांसमिशन लाइनों में, तो बेसिकली हम लोग ओवरहेड लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओवरहेड लाइन में जो हमारा लाइन इंसुलेटर होता है वो क्या होता है, जान लेते हैं। ओवरहेड लाइन में कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। लाइन इंसुलेटर क्या होता है कि ओवरहेड लाइन में कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कंडक्टर को सपोर्ट के लिए इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। और लाइन पोल से क्या होती है, अलग होती है। लाइन जो होती है पोल से अलग होती है। तो इंसुलेटर जो हमारा होता है वो जो ओवरहेड लाइन में कंडक्टर को सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इंसुलेटर जैसा कि आप लोगों को पता है पोर्सलिन के बनाए जाते हैं, और इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है इस प्रकार होता है कि ये लीकेज करंट को लंबा रास्ता देता है, ठीक है। ये लीकेज करंट को लंबा रास्ता देता है, इसलिए इन पर पेटीकोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और एक अच्छे इंसुलेटर में का एक जो अच्छा इंसुलेटर होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो लाइन इंसुलेटर क्या होता है तो आप लोगों को पता है कि ओवरहेड लाइन में जो कंडक्टर को सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं वो इंसुलेटर, वहाँ पे जो हम इंसुलेटर का यूज़ करते हैं वो क्या होता है, लाइन इंसुलेटर होता है। और जो लाइन होता है वो पोल से अलग रहती है, ठीक है। तो बेसिकली ओवरहेड लाइन को सपोर्ट प्रदान करने के लिए हम लाइन इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। अभी जो पहले अभी आप लोगों ने जो इधर पढ़ा था, जैसे ये टावर देखा था, स्टील टावर देखे, तो वहाँ पे जो हम इंसुलेटर लगाए हैं, ये इंसुलेटर क्या है, जैसे अगर सिंगल फेज, अगर हम एक परपथ की बात करें, यहाँ पर एक बार जाएगा, दो बार आर वाई बी फेज का और वाई फेज का, ठीक है। आर वाई बी तीन फेज यहाँ जाएंगे, तो इनको कनेक्ट करने के लिए पोल से यह इंसुलेटर लगे होते हैं। तो इनको अब यहाँ से हमारा जो वायर जाएगा, जो हम ओवरहेड लाइन ले जाएंगे अपना, इस इंसुलेटर के माध्यम से ले जाएंगे, यहाँ से कनेक्ट करके ले जाएंगे, ठीक है। तो पोल से अलग हुआ ना यहाँ पे हमारा ओवरहेड लाइन। तो इस प्रकार से हमारा इंसुलेटर क्या करता है, सपोर्ट करता है हमारे कंडक्टर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए, ठीक है। पोल तो होते ही हैं, लेकिन पोल पर हम नहीं, बल्कि वहाँ पे जो इंसुलेटर लगे होते हैं उनके माध्यम से उनको हम कनेक्ट करके ले जाते हैं। पोल हमारा क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। तो वही लाइन इंसुलेटर है। तो जो हमारे एक अच्छे इंसुलेटर होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए हम लोग देख लेते हैं। एक अच्छे इंसुलेटर में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, ठीक है।
क्या होना चाहिए, देखिए मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग हो वो, ठीक है, जो हमारा लाइन इंसुलेटर हो वो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग हो, चूँकि हम उसमें ओवर लाइन को लेके जा रहे हैं इसलिए उसको स्ट्रॉन्गनेस ज़रूरत स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग हो, और इनकी सरफेस क्या होनी चाहिए, सतह जो होती है सरफेस, जो हमारा लाइन इंसुलेटर की यहाँ बात हो रही है, तो लाइन इंसुलेटर की जो सरफेस हो वो चिकनी व चमकीली होनी चाहिए, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी परावैद्युतांक जो हमारा स्ट्रेंथ होता है वो उच्च होना चाहिए, ठीक है। वायुमंडलीय गैसों जैसे नमी आदि का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जो हमारा इंसुलेटर है उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस अनंत होना चाहिए, ठीक है। और नॉन पोरस यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पोर्सिलिन है एक प्रकार का इंसुलेटर, उसमें कोई तो करंट फ्लो होगी नहीं, इसलिए वहाँ पे क्या हमारा रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, ठीक है। और नॉन पोरस क्या होना चाहिए, ये जो नॉन पोरस है संरद्र रहित, यानी कोई भी उसमें छिद्र वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन पोरस होना चाहिए। और दरारों से मुक्त होना चाहिए, इसमें कोई भी दरार या कोई भी क्रैक्स ना हो, जो हमारे इंसुलेटर होते हैं लाइन इंसुलेटर उसमें। सतह प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, ठीक है, ताकि फ्लैश ओवर वोल्टेज ज़्यादा सहन कर सके, जो उसकी सरफेस रेजिस्टेंस होती है इंसुलेटर की वो हाई होनी चाहिए, ताकि जो फ्लैश ओवर वोल्टेज पड़ता है, जैसे बिजली चमकती है या कहीं आसपास का कोई फ्लैश ओवर वोल्टेज आता है किसी कारण से, तो उसको वो सहन कर सके, इसलिए उसकी क्या हो, सतह प्रतिरोध उच्च होने चाहिए। सस्ता व टिकाऊ होना चाहिए, ठीक है, किसी भी अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो वो अच्छा भी हो और सस्ता और टिकाऊ भी हो, तो इसी प्रकार से लाइन इंसुलेटर जो हमारा है वो भी सस्ता और टिकाऊ होना चाहिए। और उपयोग व वोल्टता के आधार पर हम इंसुलेटर को कई प्रकार से बांटते हैं, ठीक है, जैसे हमको जिस प्रकार से हमको उसका ज़रूरत होता है जहाँ पे होता है, यानी 11 के पे 33 के पे अलग अलग वोल्टेज को अलग अलग इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम इंसुलेटर 11 के पे यूज़ किए हैं वही इंसुलेटर हम 33 के पे या 66 के पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, उसका स्पेसिफिकेशन अलग होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। तो यही है कि उपयोग व वोल्टता के आधार पर इंसुलेटर क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे आपका पिन इंसुलेटर क्या होता है, पिन इंसुलेटर होता है 33 केवी के वोल्टेज को वेरी करने के लिए, ठीक है, 33 केवी वोल्टेज, या विशेष परिस्थितियों में 66 केवी लाइन वोल्टेज के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो जो हमारा पिन इंसुलेटर होता है वो 66 केवी के लिए बनाए जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, और 33 केवी के लिए भी, ठीक है ना। डिस्क नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ये तो आप लोगों ने जाना, पिन इंसुलेटर होता है वो 33 केवी के लिए और विशेष परिस्थिति में 66 केवी के लिए वोल्टा के लिए। और जो हमारा नेक्स्ट आता है डिस्क इंसुलेटर, ठीक है, डिस्क इंसुलेटर क्या होता है, एक इसका जो डिस्क होता है वो 11 केवी लाइन वोल्टेज के लिए होता है, और डिस्क इंसुलेटर जो होता है एक डिस्क जो उसकी होती है 11 केवी लाइन वोल्टेज के लिए यूज के लिए 11 केवी लाइन वोल्टेज के लिए यूज में लाई जाती है, ठीक है। और जो हमारा डिस्क इंसुलेटर होता है ये पहले तो दो प्रकार का होता है, ठीक, डिस्क इंसुलेटर हमारा क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ये इंसुलेटर के प्रकार हैं, पिन इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, लेकिन डिस्क इंसुलेटर में भी ये दो प्रकार का होता है, सस्पेंशन इंसुलेटर और स्ट्रेन इंसुलेटर होता है, ठीक है। सस्पेंशन यानी लटकन पृथक्कारक, लटकन टाइप का जो लटका होता है सस्पेंशन, जैसा कि आप लोग को डायग्राम दिखाया गया था ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से जो इंस्ट्रूमेंट लटके हुए होते हैं वो हमारे सस्पेंशन वाले होते हैं। देखते हैं पहले जो सस्पेंशन इंसुलेटर होता है जो कि हमारे डिस्क इंसुलेटर का एक प्रकार है, ठीक है, डिस्क इंसुलेटर का एक प्रकार है सस्पेंशन इंसुलेटर। ये लाइन वोल्टेज बढ़ने पर 11 केवी के गुणक में डिस्क संख्या बढ़ती है, यानी अगर हमें 22 केवी 33 केवी लेके जाना है तो 11 × 11, ठीक है, यानी कि एक डिस्क 11 केवी की होगी, तो 3 डिस्क हम लगा देंगे तो कितना जगह 33 केवी के लिए हो जाएगा। तो यही हो बता रहे हैं कि 11 केवी के गुणक मल्टीपल में हम क्या करते हैं, डिस्क संख्या बढ़ाते हैं, और एक स्ट्रिंग के रूप में यानी एक माला के रूप में, स्ट्रिंग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और जब इस स्ट्रिंग को वर्टिकल लटका कर उपयोग किया जाता है तो इसे हम क्या करते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। अगर हम इंसुलेटर जो हमारा स्ट्रिंग डिस्क लगा कर जो बनाए हैं उस इंसुलेटर को अगर हम वर्टिकली यूज़ करें, इस प्रकार से यूज़ करें वर्टिकली, तो उसको बोलेंगे सस्पेंशन। और यही इंसुलेटर अगर हम हॉरिजॉन्टली यूज़ करें इस प्रकार से तो उसको हम बोल देते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर। तो लाइन वोल्टेज बढ़ने पर 11 केवी के गुणक में डिस्क संख्या बढ़ती है और माला यानी स्ट्रिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। जब इस स्ट्रिंग को वर्टिकल
लटका कर उपयोग किया जाता है तो इसे सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। 11 kV के गुणक के अलावा सेफ्टी की दृष्टि से एक डिस्क ज़्यादा उपयोग की जाती है। ठीक है, 11 kV के गुणक के अलावा सेफ्टी की दृष्टि से एक डिस्क ज़्यादा उपयोग की जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा जो हमारा डिस्क इंसुलेटर होता है उसका डिस्क इंसुलेटर के डिस्क इंसुलेटर के अंतर्गत जो हमारे दो इंसुलेटर आते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर और स्ट्रेन इंसुलेटर। तो अभी हम लोग सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सस्पेंशन का देखिए डायग्राम ये होता है, सस्पेंशन इंसुलेटर का डायग्राम, इसका जो डायग्राम है पहले जो होता है इसमें डी साइकिल क्लैंप लगे होते हैं। ठीक है, डी साइकिल क्लैंप लगे होते हैं यहाँ पे, ये बाल हुक होता है ये, और ये हमारे जो दिख रहे हैं ये डिस्क, एक डिस्क ये दिख रहा है, ये डिस्क ये दिख रहा है, 3 डिस्क इसके दिख रहे हैं, यानी कि ये 33 kV के लिए है। तो डिस्क इंसुलेटर हमारे ये हैं, और एक डिस्क से दूसरे डिस्क के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, यहाँ पे 73 सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये डिस्क है, इस डिस्क के बीच की दूरी 73, और ये डिस्क की जो चौड़ाई होती है, ये जो हमारा डिस्क लगा हुआ है, डिस्क इंसुलेटर की जो चौड़ाई होती है यहाँ से यहाँ तक की, वो होती है 250। सस्पेंशन क्लैंप ये लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन क्लैंप, जहाँ पे हम इंसुलेटर को लगाते हैं, ये हमारा क्या है, सस्पेंशन क्लैंप है। तो इस प्रकार से इसके जो कुछ सेक्शन दिखाए गए हैं इसमें, जो हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर होता है उसके, तो जो ये सस्पेंशन इंसुलेटर है, इसी इंसुलेटर को अगर हम वर्टिकली ये वर्टिकली तो है ही, इसलिए सस्पेंशन इंसुलेटर कहलाएगा। अगर इसको हॉरिजॉन्टली या हॉरिजॉन्टली में हम लगा देते हैं, इस प्रकार से क्षैतिज में ऐसे लगा देते हैं, इसको इस तरीके से है, इसको ऐसे लगा देंगे, तो वही हमारा इंसुलेटर क्या हो जाएगा वहाँ पे, स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है, जिसको तनाव पृथक कारक बोलते हैं हिंदी में। तो ये आपका सस्पेंशन इंसुलेटर हो गया। और जो स्ट्रेन इंसुलेटर है, जब डिस्क की स्ट्रिंग को, ठीक है, जब डिस्क की स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल स्थिति में उपयोग किया जाता है तो इसे स्ट्रेन इंसुलेटर कहते हैं। लाइन वोल्टेज के अनुसार स्ट्रेन इंसुलेटर की लंबाई में डिस्क की संख्या डिपेंड करती है। ठीक है, लाइन वोल्टेज के अनुसार स्ट्रेन इंसुलेटर में की लंबाई में डिस्क की संख्या डिपेंड करती है, यानी कि वो कितना लंबा होगा ये डिपेंड करेगा उसमें कितनी डिस्क लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा डिस्क इंसुलेटर में जो हमारे दो इंसुलेटर आते हैं, सस्पेंशन और स्ट्रेन, उसकी बात हो गई। नेक्स्ट जो इंसुलेटर हमारा आता है डिस्क इंसुलेटर के बाद, वो है शैकल इंसुलेटर। ठीक है, शैकल इंसुलेटर ये क्या होता है, 650 वोल्ट तक यूज़ में लाए जाते हैं। जो हमारा शैकल इंसुलेटर होता है वो 650 वोल्ट तक के यूज़ में लाए जाते हैं, ये सामान्यतः उपयोग में लाए जाते हैं जो शैकल इंसुलेटर होता है। और ये स्पान एंडिंग, जहाँ पे स्पान ख़त्म होता है, जहाँ से एक टावर के दूसरे टावर के बीच में जो लंबाई होती है वो जहाँ एक कंप्लीट होता है टावर टर्मिनल, और मोड पर, ठीक है, मोड पर डिपार्टमेंटल लाइन तथा नदी पार करने के लिए उपयोग में भी लाए जाते हैं। जो शैकल इंसुलेटर होते हैं वो नदी पार करने के लिए जो हम इंसुलेटर लगाते हैं वहाँ पर शैकल इंसुलेटर लगाते हैं। इसे रील या स्पून नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रील या स्पून नाम से भी शैकल इंसुलेटर का एक नाम है, उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इंसुलेटर आता है शैकल के बाद वो आता है स्टे इंसुलेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं टेक इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर क्या होता है कि ये इंसुलेटर टेक वायर व लाइन बेस के बीच लगाया जाता है, इसे एक इंसुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, स्टे इंसुलेटर जैसे देखिए यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा होगा, सपोर्ट के रूप में ओवरहेड लाइन जो अर्थिंग के लिए हम लेके जाते हैं, तो वहाँ पे जो सपोर्ट टेक वायर जो होते हैं हमारे, वहाँ पे जो ये लगे होते हैं ये स्टे इंसुलेटर लगे होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार का जो आप लोगों ने देखा होगा, तो जो स्टे वायर होता है हमारा, तो वहाँ पे स्टे इंसुलेटर का हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया स्टे इंसुलेटर। और स्प्लिट इंसुलेटर क्या होता है, इसका यूज़ हम लूप गार्ड में तथा फेज़ वायर भाग पर बांधने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, स्प्लिट इंसुलेटर ये हुआ, जैसे हमारा ये फेज़ वायर है, आर फेज़, बी फेज़, वाई फेज़। ठीक है, 3 वायर हमारे गए यहाँ से, और हमारा ये निचला क्या है, न्यूट्रल या अर्थ वायर से बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग यहाँ पे जो दिख रहा है, ये इंसुलेटर जो लगाए गए हैं, एक वायर को एक स्थान, इस इधर से एक वायर आया, फिर इस इंसुलेटर को पार करके दूसरा वायर जाएगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो यहाँ जोड़ लगाते हैं, जो बांध लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्प्लिट इंसुलेटर। ठीक है ना, स्प्लिट इंसुलेटर उसको बोलते हैं, इस प्रकार से होते हैं। और जो लो वोल्टेज लाइन पर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंसुलेटर आता है वो है पोस्ट इंसुलेटर और सपोर्ट इंसुलेटर। ये पिन इंसुलेटर
की ही तरह होते हैं, परंतु इनकी जो ऊंचाई होती है ज़्यादा तथा पतली होते हैं। ठीक है, पेन इंसुलेटर को हम ज़्यादा ऊंचाई के पोल के लिए, ज़्यादा ऊंचाई के ओवरहेड लाइन के लिए नहीं यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो पोस्ट इंसुलेटर होता है, सपोर्ट इंसुलेटर जो होता है वो पेन इंसुलेटर की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई होती है उससे ज़्यादा होती है और ये थोड़ा पतले होते हैं। और बुशिंग इंसुलेटर के नेक्स्ट अगर इंसुलेटर की बात करें वो हमारा है बुशिंग इंसुलेटर। तो ये इंसुलेटर जो होता है ट्रांसफार्मर तथा सर्किट ब्रेकर में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शनल में पूछ लेता है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर और सर्किट ब्रेकर में जो इंसुलेटर यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, तो उसे हम बोलते हैं बुशिंग इंसुलेटर। ठीक, तो ये हमारे कुछ इंसुलेटर हो गए, लाइन इंसुलेटर जिसको हम यूज़ करते हैं ओवरहेड लाइन में। नेक्स्ट जो हमारा होता है जो कंपोनेंट है ओवरहेड लाइन के, उसमें बर्ड गार्ड आया था। ठीक है, बर्ड गार्ड क्या होता है कि ओवरहेड लाइन में लाइन आधार या लाइन सपोर्ट, इंसुलेटर, जंपर और क्रॉस आर्म आदि स्थानों पर पंछी के बैठने से, ठीक है, पंछी के बैठने से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या अर्थ फॉल्ट उत्पन्न न हो, इसके लिए इंसुलेटर, जंपर आदि स्थानों पर लकड़ी के टुकड़े या इंसुलेशन बीड्स मन के जो होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, जिन्हें बर्ड गार्ड कहते हैं। ठीक है, जो बर्ड की वजह से जो फॉल्ट हमारे ना हो सर्किट में, वहाँ के लिए हम बर्ड गार्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है लाइटनिंग अरेस्टर, तड़ित रोधक। क्या होता है, यह सामान्य अवस्था में लाइन चालक या नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है लाइटनिंग अरेस्टर, जो हमारा लाइन कंडक्टर होता है और अर्थ के बीच में, ठीक है, लाइन कंडक्टर और अर्थ के बीच ओपन सर्किट का कार्य करता है। ठीक है, लाइन कंडक्टर और अर्थ के बीच में ओपन सर्किट कार्य करता है, लेकिन तड़ित या आकाशीय विद्युत आने पर ये लो इम्पीडेंस का कार्य करता है और अर्थ कर देता है, उस हाई वोल्टेज को अर्थ कर देता है, वहाँ पर ये लो इम्पीडेंस का कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे कंपोनेंट है ओवरहेड लाइन के, आप लोग देखिए एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस, या इसको बोलते हैं रोक युक्ति। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस या रोक युक्ति यानी पोल पर कोई चढ़ न सके, ठीक है, पोल पर कोई चढ़ न सके, इसके लिए 2.5 मीटर से ऊपर 90 सेंटीमीटर दूरी का जीआई कटीला तार, इसको बारबेट वायर बोलते हैं। ठीक है, जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन का कटीला तार, इसको बारबेट वायर बोलते हैं, उसको लपेट देते हैं, जिसे ऊपर चढ़ने से एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रोक युक्ति होती है, ये भी जो ओवरहेड लाइन होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हम पोल लगाए होते हैं, पोल पर कोई चढ़े ना, इसके सुरक्षा के लिए यहाँ पे हम एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस लगाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है ओवरहेड लाइन का वो है डेंसर प्लेट, जंपर या रक्षण तार। जो पोल पर आधार से, पोल पर जो हमारा फाउंडेशन होता है, जो नींव होती है पोल की, पोल पर आधार से 3.5 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है, 3.5 मीटर ऊंचाई पर डेंसर या टेंशन की प्लेट लगाई जाती है। विभागीय पोल, जो डिपार्टमेंटल पोल होते हैं, मोड़ पर या चालकों को जोड़ने के लिए जंपर लगाए जाते हैं। ठीक है, कोई क्रॉसिंग होने पर रक्षण तार का उपयोग किया जाता है। लाइन चालक को तनाव देने के लिए, यानी वो तन रहे, ज़्यादा उसमें सैग ना पड़े। ठीक है, लाइन चालक को तनाव देने के लिए हम डैम्पर या वजन का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे अगर 3 फेज लाइन जा रही है, 2 फेज लाइन जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी भारी चीज़, कोई पत्थर वगैरह क्या करते हैं, वहाँ लटका देते हैं, ताकि वो एक दूसरे के पास हो ना जाए, एक दूसरे में वो चिपके ना। ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पे हम डैम्पर या इस टाइप का यूज़ करते हैं। और रेलवे की जो लाइन होती है वहाँ पे वो जो तार होते हैं, जो 2 तार हमारे गए हुए होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो तार होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाला, वहाँ पे हम वो तार बिल्कुल सीधा होता है, वहाँ सैग न पड़े, उसके लिए वहाँ डैम्पर वगैरह का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और नॉर्मली हम जो गांव में देखते हैं वहाँ पे हम लोग वजन पत्थर वगैरह का भी लोग यूज़ करते हैं, ताकि वो तार नीचे रहे और वो उसके नज़दीक न जाए। ठीक है, शॉर्ट सर्किट वहाँ ना हो। तो जो हमारे रक्षण तार, जंपर वगैरह जो होते हैं और डैम्पर होता है, इन सब का यूज़ हम उसके लिए करते हैं। अब मेन जो हमारा मेन आ गया, मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन का है, मेन पार्ट्स, कंडक्टर। ये सब जो पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे, बर्ड गार्ड, लाइटनिंग अरेस्टर, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस, डेंसर प्लेट, इंसुलेटर, क्लैम्प, ठीक है, पोल्स वगैरह, ये सब तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। तो अब हम लोग जो ओवरहेड लाइन, जो कंडक्टर की बात करने जा रहे हैं, ओवरहेड लाइन में जो कंडक्टर हम यूज़ करते हैं उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो
ये मेन कंपोनेंट हमारे हुए कंडक्टर जो ओवरहेड लाइन के। ओवरहेड लाइन में यूज़ होने वाले कंडक्टर्स में कई सारे क्वालिटी होने चाहिए। देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से। जो वहाँ हम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, चाहे एल्युमिनियम का यूज़ कर रहे हैं, चाहे कॉपर का यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या हो, ठीक है। उन कंडक्टर्स की क्वालिटी क्या हो कि वो हाई कंडक्टिविटी वाले हो पहले तो, ठीक है, पहले वो हाई कंडक्टिविटी वाले हो, लो रेजिस्टेंस हो उनका, ठीक है। ये उनकी क्या प्रॉपर्टी से पूछ लेता है कि जो हम ओवरहेड लाइन में कंडक्टर यूज़ करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उनके क्वालिटी क्या होते हैं, किस प्रकार के कंडक्टर्स को हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरहेड लाइन में यूज़ होने वाले कंडक्टर्स में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। पहला देखिए, हाई कंडक्टिविटी वाला हो, उच्च चालकता इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें से करंट का फ्लो आसानी से हो सके, अधिक से अधिक हो सके, ठीक है, हाई कंडक्टिव वाला। लो रेजिस्टेंस का हो, टेंसिल स्ट्रेंथ क्या हो, उच्च तन क्या हो, सामर्थ्य ज़्यादा हो इसकी, टेंसिल स्ट्रेंथ हो। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कम आपेक्षिक घनत्व वाला हो, जिससे प्रति आयतन में कम वजन हो, ठीक है। यानी अगर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला होगा तो जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं, जो ओवरहेड लाइन में यूज़ कर रहे हैं, उसमें प्रति आयतन में वजन कम होगा तो ज़्यादा वेटेड वो होगा नहीं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब हम ये वायर जो कंडक्टर बनता है ओवरहेड लाइन के लिए, वहाँ पे हम लो स्पेसिफिक ग्रेविटी का ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो कम प्रतिरोध ताप व प्रसार गुणांक का, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट वाला होना चाहिए, ठीक है। सस्ता व वातावरण प्रभाव से मुक्त हो, ठीक, उस पर कोरोजन वगैरह ना लगे, थोड़ा चीप भी हो। और इन गुणों के आधार पर जो हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंस क्वालिटी हैं, हाई कनेक्टिविटी, लो रेजिस्टेंस, टेंसिल स्ट्रेंथ, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, थोड़ा चीप हो और वातावरण प्रभाव से मुक्त हो, इन गुणों के आधार पर हम निम्न प्रकार के लाइन चालक का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये सारे क्वालिटी जिसमें होते हैं उन्हीं का हम यूज़ करते हैं ओवरहेड लाइन में। तो देखिए जो हमारे पास ये होते हैं जो कंडक्टर हम यूज़ करते हैं ओवरहेड लाइन में, वो बेसिकली जो हमारा एक तो होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर, जिसको SDCC के नाम जानते हैं, यानी कठोर कर्षित तांबे का तार, ठीक है। नॉर्मली तांबे का तार नहीं, कठोर कर्षित यानी हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। कैसे बनता है देखिए, कॉपर को कोल्ड रोल्ड करने पर, जब कॉपर का वायर बनाते हैं तो ये कोल्ड रोल, जब कोल्ड होता है बनाने के बाद कोल्ड रोल्ड करने पर SDCC प्राप्त होता है, ठीक है। कॉपर को कोल्ड रोल्ड करने पर SDCC प्राप्त होता है, यानी हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर प्राप्त होता है। ऐसा टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसा हम टेंसिल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करते हैं। और यदि स्टील का ही कोर का उपयोग किया जाता है, अब कॉपर की जगह स्टील का यूज किया गया, स्टील की कोर का उपयोग किया जाता है, तो स्टील कोर कॉपर कंडक्टर यानी SCC स्टील कोर कॉपर कंडक्टर कहलाता है। हमारे जो SDCC यानी कि हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर का जो विशेषताएं होती हैं, देखिए अगर हम हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, कठोर कर्षित तांबे का तार ओवरहेड लाइन के लिए, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो, 97% हो, ठीक है। उसकी कंडक्टिविटी 97% हो, रजिस्टिविटी 1.77 × 10⁻⁸ ओम मीटर हो, ठीक है। डेंसिटी इसकी 8.89 ग्राम प्रति सेंटीमीटर हो स्क्वायर। और लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, जो हमने क्वालिटी की यहाँ बात की थी उसी वही क्वालिटी यहाँ पे दिखाई गई कि इन सभी क्वालिटी से ये क्या हो, निपुण हो, ठीक है। यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट 17 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होने चाहिए। और टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 3.81 × 10⁻³ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे। नॉर्मली हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक के ओवरहेड लाइन में बात करें तो उसके लिए हमारे पास जो ये माप है, जो इसका स्पेसिफिकेशन है, इन सभी क्वालिटीज़ का इतना होना चाहिए। टेंसिल स्ट्रेंथ क्या हो, 42.2 किलोग्राम प्रति mm² होना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी क्वालिटी से ये क्वालिटी युक्त होना चाहिए, यानी इन सभी गुणों से युक्त होना चाहिए जो हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर होता है, तभी हम इसका क्या करते हैं, ओवरहेड लाइन में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, क्योंकि हम लोग SDCC का यूज़ ऐसे विशेष जगहों पर ही करते हैं, अधिकांश हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा महंगा होता है, इसलिए एल्यूमिनियम का ओवरहेड लाइन की अगर हम बात करें तो ये चालक भी हार्ड ड्रॉन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें लड़ीदार या स्ट्रैंडेड बनाया जाता है, ठीक है। इसमें देखिए
इसको भी हार्ड ड्रॉन के रूप में अगर हम बात करें, जैसे कॉपर की बात की थी वैसे, तो इसमें भी जो हमारे एल्यूमिनियम होते हैं, एल्यूमिनियम के जो वायर हम बनाते हैं वो भी 2 टाइप्स के हो जाते हैं। पहला है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AAC भी बोलते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है जो इम्पोर्टेंट होता है ACSR कंडक्टर हम यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स। ये भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाते हैं। ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है, डबल एस क्या होता है, तो ये लोग याद रखिएगा। तो जो हमारा एल्यूमिनियम जो कंडक्टर यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का ओवरहेड लाइन जो यूज़ करते हैं हम, उसमें जो कंडक्टर यूज़ करते हैं ओवरहेड लाइन में, वो ACSR का मैक्सिमम हमको ACSR का ही मिलता है। ACSR ही हम यूज़ करते हैं, यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड, ठीक है। और इस हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। इसकी जो कंडक्टिविटी हो, जो हम ओवरहेड लाइन में यूज़ कर रहे हैं, इसकी कंडक्टिविटी 68% होनी चाहिए। रजिस्टिविटी 2.176 × 10⁻8 ओम मीटर होनी चाहिए। डेंसिटी इसकी 2.703 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट 23 × 10⁻6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका 4.03 × 10⁻³ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। टेंसिल स्ट्रेंथ इसकी 16.5 किलोग्राम प्रति mm स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और भी कई सारे हम ओवरहेड लाइन में तार यूज़ करते हैं, जो मैक्सिमम और जो अधिकांशतः हम जो यूज़ में करते हैं उसके बारे में हमने बात की है, जो ज़्यादातर यूज होता है ओवरहेड लाइन में। और भी सारे कई सारे जो ओवरहेड लाइन में कंडक्टर यूज़ करते हैं, स्टील का होता है, कैडमियम कॉपर का भी होता है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का भी होता है, कॉपर क्लेड वायर का भी होता है। तो ये हम आवश्यकता के अनुसार, जहाँ पे हमें जगहों के अनुसार भी हम इस प्रकार के वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग को जो कंडक्टर्स यूज़ करते हैं ओवरहेड लाइन में, उसके बारे में, जो मेन कंपोनेंट ऑफ